हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स। तो ये एक प्रैक्टिस पेपर आप कह सकते हो जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपके लिए फाइनल पेपर में ये जो वीडियो है ये काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आपके आंसर्स होंगे वो आप यहाँ पर हिंट्स देख सकते हो कि मेनली क्या है कि रिवीजन है ये, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो कुल 34 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 2 खंडों में पेपर है। पहला खंड जो है वो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी 40 नंबर का, और खंड ब प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र ये जो है दिया गया है हिंदी मीडियम में। क्लियर। 4 लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें रहेंगे। तो आप यहाँ से पूरी स्कीम देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके हैं। टोटल 1 अंक वाले इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे दोनों को मिला के। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, स्टैट दी गई है इकोनॉमिक्स के लिए 40 मार्क्स एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है 40 मार्क्स। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है खंड अ में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक सूचकांक नहीं है, तो हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों साथ साथ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स नंबर, कौन सा जो है इसमें एक इंडेक्स नंबर है, ठीक है। कौन सा एक सूचकांक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स इज नॉट एन इंडेक्स नंबर, इसमें आ जाएगा इज नॉट एन इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर नहीं है। तो इसका आंसर आपका ग हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट, सी आंसर रहेगा। सेकंड है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। स्टेटमेंट दी गई है इंडेक्स नंबर मेजर द एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सूचकांक एक निश्चित समय अवधि में चर मूल्यों में निरपेक्ष परिवर्तन को क्या करता है, मापता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। इन कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर फॉर बेस इज ऑलवेज 100, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक रहेगी। सूचकांक की गणना में आधार वर्ष का सूचकांक सदैव 100 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच इज रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको फैक्टर आइडेंटिफाई करना है विच इज़ अ रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारक की आपको पहचान करनी है। तो आंसर क्या रहेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज यानी सीमित संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डैश क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, स्पेशियल और क्रोनोलॉजिकल। कौन सी क्लासिफिकेशन जो है इसके अंदर डैश वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है, स्थानिक या कालिक। तो क्या आ जाएगा, स्थानिक आ जाएगा, स्पेशियल आ जाएगा। क्लियर। और में दिया गया है डैश डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, पैराग्राफ, टेबुलर प्रेजेंटेशन और टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। यानी डैश में आंकड़ों को वाक्य और अनुच्छेदों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण या पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। तो इसमें क्या आ जाएगा, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण यानी टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट इन कॉलम 2। आपको दोनों को जो है कॉलम 1 में जो दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनको मैच करना है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा सही जो है वो आपको यहाँ पर मैच करना है। क्लियर। तो इसमें देखिए बी मोड जो है वो क्या है, इंस्पेक्शन मेथड है, बहुलक एक निरीक्षण विधि है। तो इसमें आंसर हमारा सेकंड रहेगा, बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मोड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। मोड जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसकी हेल्प से, आयत चित्रों की सहायता से बहुलक को दर्शाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। हिस्टोग्राम हैव डिफरेंट विड्थ्स बट द हाइट रिमेन्स द सेम। तो ऐसा नहीं है हिस्टोग्राम में कि विड्थ्स डिफरेंट हो, हाइट्स जो है सेम रहे, तो ये ठीक नहीं है स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1 इज़ ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन रहेगा 7th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ अ मोड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का एक गुण है। तो कौन सा बहुलक का एक गुण होगा, तो ये आ जाएगा सिंपल कैलकुलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सरल गणना, रेखीय चित्र प्रदर्शन। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही दीज आर द मेरिट ऑफ अ मोड। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रेजेंट मीडियन ग्राफिकली।
किस आरेख द्वारा माध्यिका को दर्शाया जा सकता है? तो ये आपको बताना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के द्वारा, संचयी आवृत्ति वक्र के द्वारा माध्यिका को दर्शाया जा सकता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो असर्शन है द वैल्यू ऑफ क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेट कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज -1। दो चर x और y के मध्य कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का मूल्य जो है 1 है। कारण दिया गया है जब दोनों चरों में समान अनुपात में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, दोनों ही ठीक है एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो क जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ नॉट वैलिड रिगार्डिंग प्राइमरी डाटा। तो क्या प्राथमिक आंकड़ों के विषय में सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा सेव टाइम एंड मनी। तो ये समय और धन की बचत करता है, ऐसा प्राइमरी आंकड़ों के विषय में सत्य नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज सूटेबल फॉर अ वेटेड मैन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारित माध्यम का प्रयोग जो है किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें मीन के बारे में बताना है। तो इसमें हमारा देखिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। व्हेन आइटम्स आर गिवन वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जब मदों को उनके सापेक्ष महत्व के अनुसार भार दिए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 11 है, स्टेट्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिमिटेशन ऑफ स्टेट। सांख्यिकी जो होती है उसका प्रयोग केवल विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। इस कथन को सांख्यिकी की एक सीमा के परिप्रेक्ष्य में आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे, सांख्यिकी का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें सांख्यिकी विधियों का विशेष ज्ञान है। अनजान साधारण व्यक्ति सांख्यिकी का प्रयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्टेट एनी 3 डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड के कोई 3 डीमेरिट आपको बताने हैं। प्रतिदर्श विधि के किन्हीं 3 अवगुणों का उल्लेख कीजिए। तो प्रतिदर्श जब हम बनाते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, तो प्रतिदर्श बनाने में कठिनाई अनुभव होती है, पक्षपातपूर्ण हो सकती है और अशुद्ध उसके निष्कर्ष भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन डाटा यूजिंग पाई डायग्राम। तो आपको पाई डायग्राम से जो डाटा दिया गया है उसको करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 मेरिट्स ऑफ मीन। मीन के किन्हीं 3 जो है गुणों का संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। तो क्या गुण हो जाएंगे, एक तो सरल गणना कर सकते हैं, दूसरा सभी मूल्यों पर आधारित है और तीसरा ग्राफिक निर्धारण। तो ये आंसर इसके हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा यूजिंग पाई डायग्राम। तो दिए गए आंकड़ों को वृत्तीय आरेख द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है। स्टेट 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ऑफ पाई डायग्राम, और इसकी जो है 2 मेरिट और 2 डीमेरिट भी बतानी है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, मदें व अंशों में आपको सही तालिका बनानी है। ठीक है। मजदूरी, इस्पात और सीमेंट। तो यहाँ से हिंट ले सकते हो बेटा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट में अन्य आ जाएगा, तो आ जाएगा 360 डिग्री। और इसके गुण भी आप बता सकते हो जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। तो गुण रहेंगे इसके, ये आकर्षक है, समझने में सरल है। अवगुण हो जाएंगे, सटीक आंकड़े दर्शाने में असमर्थ है और कोण की गणना करने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द पेपर ऑफ सोशियोलॉजी, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। समाजशास्त्र के पर्चे में परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं, इनके समांतर माध्य परिकलित जो है आपको करनी है। तो मार्क्स दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अंक और विद्यार्थियों की संख्या। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्किव एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। तो तोरण क्या है और इसकी रचना करने की विधियां आपको बतानी हैं। ये क्वेश्चन आपका और में दिया गया है। तो यहाँ से आप जो टेबल है वो बना लेंगे, परीक्षार्थियों की संख्या, उसके बाद अंक, परीक्षार्थियों की संख्या, मध्य मूल्य। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तोरण जो ग्राफ पेपर पर संचयी आवृत्तियों को अंकित करके बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑगिव या तोरण कहते हैं। एंड
से कम विधि इस वर्ग की अधिकतम सीमाओं के आधार पर लिखा जाता है, से अधिक विधि इस वर्ग की न्यूनतम सीमाओं के आधार पर लिखा जाता है। ये हिंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट शुड बी द इन्वेस्टिगेटर कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग एन आइडियल क्वेश्चनियर, डिस्कस एनी फोर। तो एक आदर्श प्रश्नावली का निर्माण करते समय जो अनुसंधान करता है उसको किन बातों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको विवेचना करनी है, कोई भी 4 पॉइंट आप दे सकते हो। तो आंसर रहेगा, एक आदर्श प्रश्नावली का निर्माण करते समय अनुसंधानकर्ता को जो है इन्वेस्टिगेटर को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, कम से कम प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए, मतभेद रहित प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कई किसी आंसर में एम्बिग्यूअस सिचुएशन बने कि ए है बी है दोनों ही करेक्ट दिखाई दे रहे हों, इस तरह का जो मतभेद हो, इस तरह की जो उसके अंदर प्रॉब्लम हो वो नहीं होनी चाहिए। गणना संबंधी प्रश्न नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। 2 जजेस गेव द फॉलोइंग मार्क्स टू 7 पार्टिसिपेंट्स। 2 निर्णायकों ने 7 प्रतिभागियों को निम्न अंक प्रदान किए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन, अब ये दिए जज ने ABCDEFG को इतने इतने अंक जो है यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। उपरोक्त के आधार पर कैलकुलेट स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो श्रेणी अंतर सह संबंध गुणांक का यहाँ पर परिकलन करना है। सो यहाँ से इसका आंसर देख लेंगे। निर्णायक 1 निर्णायक 2 R1 R2 D, डिफरेंस आ जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, और D स्क्वायर, तो ये इस तरह से आप इसमें देख लेंगे। आगे फर्दर आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, 56 की श्रेणी 3.5 एंड 75 की श्रेणी 6। उसके बाद आगे ये आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी 0.47। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है स्टेट एनी टू रेफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक के बीच कोई 2 अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन रहेगा। और इसका सेकंड पार्ट जो दिया गया है, इंडेक्स नंबर्स आर नॉट परफेक्ट इन देमसेल्व्स, कीपिंग द स्टेटमेंट इन माइंड, डिस्कस एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो सूचकांक अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए सूचकांकों की किन्हीं 2 सीमाओं का वर्णन आपको करना है। सो बच्चे यहाँ से आप हिंट देख लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क में फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे और ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में ख में जो है आप सीमित उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं, इनको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी और 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। अथवा में दिया गया है और में एक्सप्लेन एनी 2 प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग बेस ईयर, तो आधार वर्ष का चयन करते समय 2 सावधानियां आपको बतानी है। ठीक है, और कैलकुलेट द लेस्पियर इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आंकड़ों की सहायता से लेस्पियर विधि द्वारा कीमत सूचकांक आपको यहाँ से ज्ञात करनी है। इसका आंसर रहेगा आधार वर्ष सामान्य वर्ष होना चाहिए, यह भूतकाल से अधिक पुरानी अवधि का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में आप जो टेबल है वो यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 129.84। नेक्स्ट जो सेक्शन दिया गया है खंड बी है प्रारंभिक व्यस्त अर्थशास्त्र, सेक्शन बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आइडेंटिफाई द फिक्स्ड कॉस्ट अमंग द फॉलोइंग। स्थिर लागत की पहचान आपको यहाँ पर करनी है, तो इसका आंसर आपका घ रहेगा सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय यानी स्थायी कर्मचारियों का वेतन। क्वेश्चन 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, कौन सी एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक विशेषता है, तो आंसर रहेगा 19 का सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, यानी फर्मों का मुक्त प्रवेश और निकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 इफ द टोटल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग व्हाट विल वी से अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर। यदि कुल उत्पाद में गिरावट आ रही हो तो किसी कारक के सीमांत उत्पाद के बारे में क्या कहेंगे। तो सीमांत उत्पाद कैसा होगा, सीमांत उत्पाद जो है वो ऋणात्मक होगा, यानी ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द केस ऑफ डैश मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज इन ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या रहेगा, सीमांत अवसर जो है वो लागत की अवस्था में उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा होता है, तो कौन सा होता है, स्थिर सीमांत जो है वो एक सीधी रेखा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो दिया गया है, डैश इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। डैश का संबंध जो है क्या होना चाहिए से होता है, तो क्या होना चाहिए का संबंध किससे हो, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 का आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा यहाँ पे खा हो जाएगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। और 23 का आंसर जो है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो टोटल रेवेन्यू कर्व एंड अपवर्ड, इसमें आंसर आपका ख हो जाएगा, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स। स्टेटमेंट 2 है, परचेजिंग मोर क्वांटिटी ऑफ ए गुड बाय द कंज्यूमर व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड रिमेन्स इज द सेम इज कॉल्ड द इंक्रीज इन डिमांड। तो 24 का आंसर आपका ख होगा। जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी ट्रू है। ठीक है, तो जो सेकंड आंसर रहेगा 24 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। इनको हिंदी मीडियम में देखेंगे। 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा, तो इसमें आंसर हमारे का रहेगा ख, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। कुल आगम वक्र ऊपर की ओर ढालू सीधी रेखा कब बनता है, तो सीधी रेखा कब बनता है, जब सीमांत आगम स्थिर होती है तब बनता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ख हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है, व्हाट इफेक्ट विल एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल हैव ऑन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें, घटेगी। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्या होगी, घटेगी। और में दिया गया है, व्हाट इफेक्ट विल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैव ऑन द सप्लाई ऑफ अ गुड। तकनीकी प्रगति का किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। क्लियर, सी आंसर रहेगा, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, रीड करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इनको पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम सदैव सीमांत आगम के बराबर होता है। कारण रहेगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का विक्रय वस्तु की कीमत घटाकर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आंसर सी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है और रीज़न क्या है, वो फॉल्स है। क्लियर, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम। बाजार संतुलन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बाजार मांग और बाजार पूर्ति का क्या होना, बराबर होना। तो ख इसका राइट आंसर होगा, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई। क्वेश्चन 28 दिया गया है, बाय द गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। कारण बताते हुए निम्नलिखित तालिका पर आधारित उत्पादन संभावना वक्र के आकार पर टिप्पणी करनी है आपको। तो ये दिया गया है वस्तु x और वस्तु y। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से वस्तु x और वस्तु y, सीमांत अवसर लागत डेल्टा y बाय डेल्टा x ये निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो आंसर रहेगा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई है, इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होगा, अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 गिवन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन, हाउ विल द बजट लाइन विल बी अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। बजट रेखा का अर्थ क्या है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि से बजट रेखा किस प्रकार जो है वो प्रभावित होगी। आंसर रहेगा, बजट रेखा किसे कहते हैं, बजट रेखा होती है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से अभिकता समान कीमत पर दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा का क्रय कर सकेगा। ठीक है, इस कारण से बजट रेखा में दाईं ओर खिसकाव होगा। अथवा में दिया गया है, क्रेता की आय में वृद्धि होने से उपभोक्ता समान कीमत पर दोनों वस्तुओं का अधिक मात्रा का क्रय कर सकेगा, इस कारण से बजट रेखा में दाईं ओर खिसकाव होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कंज्यूमर स्पेंड 500 ऑन कमोडिटी हुज प्राइस इज 4 रुपीज़ पर यूनिट, इवन व्हेन द प्राइस इंक्रीज बाय 25% ही स्टिल स्पेंड्स ओनली ₹500 ऑन द कमोडिटी। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड। एक उपभोक्ता एक वस्तु पर जिसकी कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है तो वे उस पर 500 रुपये व्यय करता है। जब कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है
तो भी वह वस्तु पर 500 रुपये ही व्यय करता है। तो प्रतिशत विधि द्वारा मांग की कीमत लोच का परिकलन आपको करना है। तो यहाँ से इसका हिंट देख लेंगे कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नई कीमत, तो यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -0.8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई एट ए गिवन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, हाउ विल इट रीच इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, साम्य कीमत क्या अर्थ है, जब किसी वस्तु को दी गई कीमत पर पूर्ति अधिक है तो साम्य कीमत पर कैसे पहुंचेंगे, आपको विवेचना करनी है। तो साम्य कीमत जो है क्या है, यह वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होते हैं। पूर्ति अधिक्य के कारण उत्पादकों के बीच उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की प्रतियोगिता चली, इस कारण से वे कीमत में कमी करेंगे। कीमत में कमी के कारण मांग में विस्तार और पूर्ति में संकुचन होगा और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक पूर्ति अधिक्य समाप्त नहीं हो जाता और बाजार में क्या होना चाहिए, पुनः संतुलन स्थापित नहीं होता। अगला प्रश्न दिया गया है और में, व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या अभिप्राय है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता समरूप उत्पाद के परिणाम जो है वो आपको बताने हैं। आंसर रहेगा समरूप उत्पाद का परिणाम क्या है, प्रत्येक फर्म जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान कीमत पर वस्तु बेचती है, क्योंकि अधिक कीमत वसूलने की अवस्था में वह अपने ग्राहक खो बैठेगी, साथ ही प्रत्येक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। अगला प्रश्न रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, एक्सप्लेन एनी वन रीज़न। तो पूर्ति में खिसकाव से आप क्या समझते हैं, किस कारण से पूर्ति वक्र में खिसकाव आता है, किसी एक कारण की व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो आंसर यहाँ से होगा, पूर्ति में खिसकाव का अर्थ क्या है, पूर्ति में खिसकाव कीमत के समान रहने पर अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। पूर्ति में खिसकाव के कारण क्या रहेंगे, आगमों में कीमत में परिवर्तन, उत्पादकों की संख्या में परिवर्तन और उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। ये 3 पॉइंट्स इसमें हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 33 है, अ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल हिज इनकम ऑन 2 गुड्स एक्स एंड वाई, एट द करंट लेवल ऑफ कंजप्शन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई इज 3/4 utils respectively and their prices are 12 and 16 respectively. Is the consumer in equilibrium? Give reason in support of your answer. एक उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय 2 वस्तुओं x और y पर व्यय करता है। वर्तमान उपभोग स्तर पर x और y से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः जो है 3 और 4 यूटिल हैं और उनको कीमतें क्रमशः 12 और 16 हैं। क्या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, अपने उत्तर के जो है समर्थन में कारण आपको बताना है। क्लियर। और यहाँ पे बी दिया गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी पूरक वस्तु और स्थापन वस्तु के बीच में आपको अर्थ बताना है। इसमें क का आंसर यहाँ से करेंगे, MUX 3 है, MUY 4 है, तो PX 12 है, PY 16 है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/4, ये 1/4। तो उपभोक्ता संतुलन पर तब होता है जब ये दोनों क्या हों, बराबर हों। तो दिया गया जो प्रश्न है इसमें ये दोनों बराबर है 1/4 के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता जो है वो किस में है, संतुलन में है। स्थापन वस्तु और पूरक वस्तु प्रत्येक का अर्थ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है और में दिया गया है, स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम का उल्लेख करना है। एंड व्हाट इज द मीन प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच का क्या अर्थ है। हाउ इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ अ कमोडिटी, एक्सप्लेन। तो प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता से किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच कैसे प्रभावित होती है, वो आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, जैसे जैसे जो है एक उपभोक्ता क्या रहेगा, तो जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है तो वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता निरंतर घटती जाती है। ठीक है, और मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या रहेगा, प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता के कारण उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में उनके पास प्रतिस्थापन वस्तु को खरीदने का क्या रहता है, विकल्प रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बच्चे आप यहाँ से हिंट ले सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये तो बिल्कुल ऐसे जो है पेट क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, बाकी आप हिंट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपको इसको पैसेज को केयरफुली रीड कर लेना है अच्छे से। आप चाहो तो यहाँ से हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज़ इट यू शेप्ड। ठीक है, औसत परिवर्ती लागत क्या है, यह यू आकार का क्यों होता है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो सीमांत लागत और औसत परिवर्ती लागत के बीच आपको भेद करना है।
सो आंसर हो जाएगा 34 का फर्स्ट है। प्रति इकाई प्रवृत्ति लाभ को औसत प्रवृत्ति लाभ कहते हैं, लागत कहते हैं। इसका आकार यू आकार का होता है क्योंकि अल्पकाल में परिवर्ती अनुपातों का नियम लागू होता है। ठीक है, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लेंगे ए बी सी एंड ये डी हो जाएगा। आई होप ये पेपर आपकी हेल्प करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ से आप कवर कर सकते हो, पैटर्न समझ सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।